सुप्रभात एवरीवन। मैं कमल जोशी आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। मैं आशा करता हूं कि आप सब लोग तैयार होंगे आज की नॉलेज सेशन के लिए, जानकारी के लिए। आज बहुत ही बढ़िया जानकारी मिलने वाली है हम सभी को। लेकिन आज के सेशन की शुरुआत करें उससे पहले हम याद करना चाहेंगे कल के सेशन में हमने क्या क्या जानकारी ली थी। कल का जो हमारा सेशन था वो भी काफी इंटरेस्टिंग सेशन था। कल हमने जानकारी ली थी ग्रैंडमास किचन रेसिपी, राइट। जो हमारे दादी नानी किचन में जो हमें जानकारी देते हैं रेसिपी के बारे में, जो हमने बातचीत की थी। काफी सारे रेसिपीज के बारे में हमने देखा भी था कि वो कौन कौन सी रेसिपीज हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखने में हमें सहायता करती है। हमने जानकारी ली थी सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में कि वो खाना जरूरी क्यों है, क्योंकि पर्टिकुलरली जो ऋतु रहती है, जो समय रहता है, जो सीजन रहती है, उस टाइम पे जो फ्रूट उगता है और उसको जब हम खाते हैं तो उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलते हैं, प्रॉपर फाइटोन्यूट्रिएंट मिलते हैं, प्रॉपर विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। कल हमने सीखा था कि ग्रैंडमा जो रेसिपी बनाते थे उसमें से हमें कौन कौन से न्यूट्रिशन मिलते हैं और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है। जैसे हमें पता चला कि उसमें रहता था होल ग्रेन्स, साबुत अनाज, राइट। तो उसमें से हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता था। हमारा जो फूड प्लेट रहता था वो बैलेंस न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स वहां पे मिलते थे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी हमें वहां पे मिलते थे, राइट। दूसरा जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, जो मैंने खुद मेरे घर में भी देखा है कि मुझे कहा जाता था कि जब भी आप खाना खाने बैठो आपके खाने में सभी प्रकार के स्वाद होने चाहिए, जो आजकल मिस होता जा रहा है, हमारे फूड प्लेट में से कम होता जा रहा है, खाने की थाली में से कम होता जा रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर एक दो चीजें जो हमारी पसंद वाली है वही खाते हैं और उस वजह से प्रॉपर न्यूट्रिशन जो मिलना चाहिए, जो सही पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते। आई एम श्योर आप इस बात से, मेरी इस बात से सहमत जरूर होंगे। अब ज्यादातर इंडियन, ज्यादातर भारतीय हम लोग क्या खाते हैं? रोटी सब्जी दाल चावल। उसमें भी सब घर में हर रोज दाल चावल या रोटी सब्जी नहीं बनते। अब इन दैट केस आप देखेंगे कि जो विटामिन मिनरल्स, जो न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, जो मेरी हर रोज की जरूरत है, वो जरूरत पूरी नहीं हो पा रही है और उसी वजह से डेफिशिएंसी यानी कि पोषक तत्वों की कमी बढ़ती जा रही है। कल हमने देखा था कि हमारे ग्रैंडमा की रेसिपी में हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाता, तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट हमें खाने में से मिल जाता था। कोल्ड प्रेस ऑयल का इस्तेमाल वहां पे किया जाता था ताकि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। जबकि आजकल कौन से ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ऊपर मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, बट यस, काफी सारी अलग अलग रेसिपीज के बारे में हमने जानकारी ली थी। जैसे कि तिल के लड्डू के बारे में हमने जानकारी ली थी, मेथी के लड्डू के बारे में जानकारी ली थी, गोंद के लड्डू के बारे में जानकारी ली थी। अलग अलग स्टेट वाइज अलग हमने यहाँ पे रेसिपीज के बारे में बातचीत की थी। तो बेसिकली जितनी अलग अलग रेसिपीज जो हमें ग्रैंडमा ने हमें बताई है उसको हम खाना शुरू करेंगे तो उसके कुछ ना कुछ फायदे हमें जरूर होंगे। तो आई एम श्योर आपने ये सब पेन पेपर लेके उसमें लिख लिया होगा। अब आज के बारे में अगर हम बात करें तो आज भी उतना ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तो वैसे कॉमन टॉपिक, बट हम लोग इसको भूल गए या फिर इसको नजरअंदाज कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है कि क्या हम अच्छी मात्रा में पानी दिन में लेते हैं कि नहीं, पूरे दिन में अच्छी मात्रा में पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब पानी पीना चाहिए, पता सबको है, ये कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी जीवन शैली में हमने बदलाव किए हैं उस वजह से पानी की कमी शरीर में बढ़ती जा रही है। और जब भी शरीर में कोई प्रॉब्लम होगा वो आपको सिग्नल जरूर देगा, वो आपको बताएगा कि बहुत सी प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए। लेकिन हम इंडियंस हैं, हम भारतीय हैं, हम उसको कब तक नजरअंदाज करेंगे? जब तक कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो। अब जैसे मैंने बताया कि पानी पीना है, मेरी हर रोज की जरूरत है, मेरे शरीर की जरूरत है, लेकिन इसको मैं गंभीरता से कब लूंगा? जब मुझे किडनी स्टोन होगा या फिर डाइजेशन संबंधित समस्या होगी या स्किन रिलेटेड कंसर्न, त्वचा संबंधित समस्या होगी, तब मैं इसको गंभीरता से लूंगा। तो यहाँ पे आज हम समझेंगे कि नहीं, मेरी डेली, मेरी हर रोज की जरूरत है, इतना वाटर इंटेक मेरा होना चाहिए, इतना पानी मुझे पीना चाहिए। क्यों पीना चाहिए? अगर नहीं पीऊंगा तो क्या होगा? पानी का रोल क्या है? ये सारी डिटेल्स आज हम समझेंगे, ये सारी जानकारी आज हम लेने वाले हैं, राइट। तो आई एम श्योर आप सब लोग तैयार होंगे क्योंकि बहुत अच्छी और बढ़िया जानकारी मिलने वाली है। अब यहाँ पे जानकारी देने के लिए सबसे पहले आप सभी को पता है, हम इनवाइट करते हैं
हमारे डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन एंड साइंस डॉक्टर शाम को, जो हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी देते। कल उन्होंने जानकारी दी थी ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में, राइट, जिसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। वाई साइलेंट किलर? अब मुझे बुखार आ रहा है तो मुझे पता चलेगा मेरा बदन, मेरा जो शरीर है वो गर्म होने लगेगा, तो मुझे पता चलेगा बुखार आ रहा है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में ऐसे कोई बड़े सिम्टम्स नहीं होते। डॉक्टर साहब ने हमें समझाया था कि सीधा जब फ्रैक्चर होता है तब हमें पता चलता है कि हाँ, मेरी तो हड्डियां कमजोर हो चुकी है, बोन मिनरल डेंसिटी मेरी कमजोर हो चुकी है। उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया था कि 30 साल तक जितना हो सके उतना खाने में कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी की मात्रा बहुत अच्छी रखनी है, और 30 साल के बाद बंद करनी है, राइट? जी नहीं, उन्होंने यहाँ पे कहा था कि 30 साल के बाद भी हमें खाने-पीने में इतना ध्यान रखना है कि एटलीस्ट ये न्यूट्रिशन मिलते रहे, वो डेंसिटी मेंटेन रहे, ताकि लंबे समय तक हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो ऐसी बढ़िया-बढ़िया टिप्स हमें मिलती रहेगी, बट उसके लिए हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस यहाँ पे होना चाहिए, राइट? तो आई एम श्योर आप सब लोग तैयार होंगे हमारे स्पीकर से मिलने के लिए। तो हमारे आज के पहले स्पीकर हैं डॉक्टर श्याम, डायरेक्टर ऑफ इनोवेशन साइंस, जो हमें आज की जानकारी देंगे। सो ओवर टू यू सर। थैंक यू कमल। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू कमल। कमल, आपने कितने अच्छी तरह एक्सप्लेन किया सब टॉपिक्स। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड एंड मुझे लग रहा है कि आप इतना ध्यान से सुन रहे हैं सब टॉपिक को। मुझे तो जरा सरप्राइज भी हो गया और खुश भी हो गया कि आप इतनी तरह एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच इसके इतनी तरह सा अच्छी तरह समराइज करने के लिए। तो आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वाटर के टॉपिक है। वाटर इतना तो मैंने तो आज हमारे सामने डॉक्टर त्रुषा अभ्यंकर आने वाली है। शी इज एमडी आयुर्वेद, आपको सब पता है, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग साइंटिस्ट एट एमवे। तो आई एम वेरी प्राउड टू हैव हर हियर इन दिस हमारे मंच पे। पानी इतना इम्पोर्टेंट चीज है। एक दुनिया के एक रिएक्शन भी हमारे बॉडी में पानी की पानी के विदाउट पानी नहीं चल सकते। हर एक रिएक्शन को, हर एक हमारे बॉडी में 50,000 एक लाख रिएक्शंस होते हैं हर दिन, हर वक्त, हर सेकंड, हर मिनट। ये सब रिएक्शन के लिए पानी की जरूरत है। पानी बिना कुछ नहीं होते हैं। तो इसके लिए पानी का महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में। और इसके लिए डॉक्टर तुषार बियंगर आपको कुछ बताएगी इसके बारे में। लेकिन उससे पहले मेरी तरफ से आज एक अलग टॉपिक है। उसको ये टॉपिक में मेरा ध्यान में आया था क्योंकि मैं बहुत दिन से मैंने इसके बारे में रिसर्च भी किया था। वो है ओबीसोजेंस। और ये ओबीसोजेंस के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं होगा। ओबीसोजेंस है वो केमिकल्स है जो जो बॉडी के हार्मोनल रेगुलेशंस को अफेक्ट करते हैं। जब हमारा हार्मोन्स है, हमारे हार्मोन्स नॉर्मल से चलते जा रहे हैं, लेकिन ओबेसोजन से जो केमिकल से बाहर से आते हैं और हमारे बॉडी के हार्मोन्स को चेंज करते हैं। जैसे कि फैट स्टोरेज करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को अल्टर करते हैं, और हमारे एपेटाइट हम जब भूखे रहते हैं उनको उनको अधिक एपेटाइट करना, ये सब ये ओबेसोजन करते हैं। और ये ओबेसिटी का सपोर्ट करते हैं। तो इसके लिए इसको ओबेसोजन बोलते हैं। तो ये सब केमिकल्स हैं। तो ये कई सोर्स में पाए जाते हैं, जैसे कुछ पेस्टिसाइड्स है, प्लास्टिक्स है, और फूड पैकेजिंग में। रिसर्चर्स इस बात को समझने के लिए समझने में लगे हुए हैं कि ये केमिकल्स वेट गेन और मेटाबॉलिज्म को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, और कौन कौन से स्पेसिफिक सब्सटेंसेस ओबेसोजेंस के रूप में काम करते हैं। हमको कभी पता भी नहीं लगता कि कई चीज ओबेसोजेंस है, और 5 साल 10 साल के बाद ही हमको पता लगता है कि ये सब ओबेसोजेंस था। तो अभी तो रिसर्च हो रहे हैं इसके ऊपर में। तो ओबेसोजेंस के एक्सपोजर से फैट डेवलपमेंट और एनर्जी बैलेंस में बदलाव आने की संभावना होती है, जो ओबेसिटी और रिलेटेड हेल्थ इश्यूज के रिस्क को बढ़ा सकती है। तो कौन कौन से ओबेसोजेंस है? एक है बिस्फेनॉल है, जो पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक्स और एपॉक्सी रेसिन्स में मिलता है, और फूड और ड्रिंक के पैकेजिंग में यूज होते हैं। तो आप जब प्लास्टिक पैकेजिंग यूज करते हैं आपके लंच बॉक्स को और लेके पानी का बॉक्स को,
आप सोचिए कि इसमें बीपीए है कि नहीं, वो क्वेश्चंस आपको पूछना चाहिए। फिर है थालेट्स। ये पीवीसी प्लास्टिक्स में, प्लास्टिसाइजर्स में के रूप में यूज होते हैं, और ये कई तरह के प्रोडक्ट्स में मिलते हैं, जैसे फूड पैकेजिंग, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और मेडिकल डिवाइसेस में। और फिर है टीबीटी नाम का एक केमिकल है। ये वो ज्यादातर एग्रीकल्चर या फंजीसाइड के रूप में होते हैं और हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आते हैं। फिर एक बड़ा केमिकल है, उसका नाम है पीएफओए, परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड। परफ्लोरो ऑक्टेनोइक एसिड, पीएफओए। ये जो नॉन स्टिक कुकवेयर हम यूज करते हैं और वाटर रिपेलेंट क्लोथिंग यूज करते हैं और कुछ फूड पैकेजिंग में, ये सब सब्सटेंस को पीएफएएस के नाम पे, फैमिली का नाम है उसके, उसके अंदर ये फैमिली में पढ़ते हैं। ये भी है ओबेसोजन। फिर भी कई, अगर ओबेसोजेंस निकोटिन है, टोबैको और कुछ ई सिगरेट प्रोडक्ट्स में मिलते हैं। फिर है हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। आपको पता होगा कि एचएफसीएस और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप कई प्रोसेस फूड्स और ड्रिंक्स में यूज होने वाला स्वीटनर है। तो आप जब भी कोई फ्रूट्स, पैकेज फ्रूट्स, फ्रूट ड्रिंक्स ले, तो आप यही देखना है कि इसमें हाई फ्रुक्टोज सिरप है क्या नहीं। राइट, ये बहुत डेंजरस, हमारे इंसुलिन को, सब का मेटाबॉलिज्म को अल्टर करते हैं हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप। फिर है एमएसजी, मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो इसको कई डिफरेंट नाम से बुलाते हैं इंडिया में भी। तो वैरायटी ऑफ प्रोसेस फूड में मिलते हैं, हमारे रेस्टोरेंट्स में एमएसजी यूज करते हैं। तो ओबेसोजेंस के, लेकिन इस ओबेसोजेंस से बचने मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि ये कई ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स में आते हैं। तो इसके लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन आपको क्या करना है, प्रोसेस फूड से बचना है फर्स्ट। प्रोसेस फूड में हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप मैंने बताया, और एमएसजी जैसे ओबेसिटी होने की संभावना ज्यादा होती है। सेकंड, ग्लास या स्टेनलेस स्टील का यूज करना। तो यही है द बेस्ट यूटेंसिल्स, ग्लास या स्टेनलेस स्टील लाइंड यूटेंसिल्स। वो है स्पून ले लो, या हमारा लंच बॉक्स ले लो। ग्लास और स्टेनलेस स्टील का ही बेहतर है। आपका कुकवेयर, आप अगर आप कोटेड पैन यूज करते हैं, नॉन स्टिक है, उससे दूर रहना। हाँ, तो स्टेनलेस स्टील कुकवेयर यूज करना है। फिर वाटर फिल्टर, अगर ड्रिंकिंग वाटर में ओबेसिटी को कम करने के लिए एक अच्छा वाटर फिल्टर का यूज करना चाहिए आपको। मैंने नॉन स्टिक के बारे में बताया। फिर अगर ऑर्गेनिक फूड्स मिले तो वो ही आप चूज करना है। ऑर्गेनिक फ्रूट्स या वेजिटेबल्स कहीं मिला तो वही है, क्योंकि पेस्टिसाइड्स और हेर्बिसाइड्स ज्यादातर ओबेसिटी का और एंडोक्राइन डिसरप्टर बोलते हैं उसका उसका वो भी हमारे फूड में आते हैं। फिर फाइनली स्मोकिंग है। फिर सेंटेड प्रोडक्ट्स है, हमारे कार के अंदर जो रखते हैं और सेंटेड प्रोडक्ट्स, वो भी ओबेसिटी के, उनका स्मेल भी वो ज्यादातर थालेट्स देते हैं। तो वो भी हमें हमें ओबेसिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। तो ये है आज का मेरा सोच। मैंने सोचा कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको जानकारी देने के लिए। मेरा मुझे तरस रहा था, इसके लिए मैंने सोचा यही टॉपिक ले लूं आज। तो ठीक है, यही मेरा था आज के सोच। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते मेरी तरफ से, एंड हैव अ ग्रेट डे। डॉक्टर तुषार, द स्टेज इज योर्स। थैंक यू सो मच डॉक्टर श्याम। सभी को मेरे तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और आज डॉक्टर श्याम ने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताया है, ओबिसोजेंस, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है कि आप चाहे सारे पॉइंट्स का या सारे चीजों का ध्यान रख लो, लेकिन ये एक नोइंगली अननोइंग रहने वाला चीज है जो हम ओबिसिटी के तरफ हमें लेके जाने वाला है। क्योंकि शायद कुछ लोगों को पता होगा कि कोटेड पैन अगर हम यूज करते हैं या नॉन स्टिक कुकवेयर्स अगर हम यूज करते हैं तो उससे हानि होती है शरीर को। लेकिन उसके पीछे का क्या रीजन है, ये आज डॉक्टर श्याम ने बताया। तो जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया, हम इसको पूरी तरीके से अवॉइड नहीं कर सकते हैं,
तो हमने क्या करना चाहिए, हमको थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए और मैक्सिमम हमको ये ट्राई करना चाहिए कि हम इन चीज़ों को कम कर सकें। जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया कि हम सेंटेड चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो उसको कम करिए। या फिर कोई ऑर्गेनिक सेंटेड चीज़ों, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनिक में भी सेंटेड, तो उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेग्रेंस के लिए। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था डॉक्टर श्याम, थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग ओबेसोजेंस। आई थिंक उसके लिए फिर एक नया सेशन हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा वो टॉपिक है। एंड जैसे जोशी जी ने, कमल जोशी जी ने बताया कि आज के टॉपिक के तरफ अगर हम बढ़ते हैं, तो भारतीयों का या एक ह्यूमन टेंडेंसी, इंसान की एक ये आदत रहती है कि जब तक टू द कोर, मतलब बहुत बहुत ही सीवियर तरफ हम नहीं जाते हैं, तब तक हम किसी चीज को ध्यान नहीं रखते हैं। तो क्या क्या किसी ने कभी जाना है कि आज का जो टॉपिक है, आर यू ड्रंक इनफ, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि हम सच्ची में कभी एनालिस किया है कि क्या हम ड्रंक इनफ रहते हैं या नहीं। तो ड्रंक इनफ इज एग्जैक्टली रिलेटेड टू द वाटर इनटेक, एंड बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। लेकिन उसके पहले मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या वो पहला साइन रहता है जो हमको पता चलाएगा कि हम प्यासे हैं। प्यास का जो सेंसेशन है वो या नहीं, प्यासे है नहीं, लेकिन मात्रा जो है पानी की वो कम हुई है शरीर में। तो किसी ने कभी एनालाइज किया है क्या इस चीज को? ये आपको जरूर से देखना है, और आगे हम इसके बारे में बहुत सारा जानेंगे। लेकिन एक छोटा सा टेस्ट मैं हर किसी को अभी देना चाहूंगी, अपने आप के ऊपर करना चाहिए अपने, क्योंकि डिहाइड्रेशन का एक स्किन के ऊपर हम टेस्ट करते हैं। बहुत सीवियर डिहाइड्रेटेड कंडीशन में बॉडी के किसी भी स्किन को अगर आप पिंच करते हो, तो वो ऊपर ऊपर की जो स्किन है वो ऊपर ही रह जाती है। बट हाइड्रेटेड बॉडी में अगर आप उसको खींच के छोड़ोगे, तो वो नीचे चली जाएगी। अब सामान्य लोगों के लिए जो बहुत डिहाइड्रेटेड नहीं है, उनके लिए क्या करना है? उन्होंने अपना जो फिंगर का ये जो एरिया रहता है स्किन का, इसको खींचना है, पिंच करना है, छोड़ना है। वो इमीडिएटली जाना चाहिए। आपको इमीडिएटली अगर वो नीचे चला जाता है, नॉर्मल हो जाता है, तो समझिएगा कि आप हाइड्रेटेड हो। अगर वो पिंच्ड फॉर्म में ही रह रहा है, अगर आपने जैसे चुटकी में दबाया है, उसी शेप में अगर रह रहा है कुछ सेकंड्स के लिए भी, तो आप समझ लीजिए कि आपको आपकी पानी की मात्रा बढ़ानी है। तो इसी एक टेस्ट के साथ में मैं आज का हमारा सत्र शुरू करूंगी, जिसका नाम है आर यू ड्रंक इनफ। तो बी अवेयर, मतलब जब डॉक्टर श्याम के साथ में हम इस सेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो बहुत सारी चीजें हमें पता चली और बहुत ही एक्साइटिंग थी सारी चीजें। तो जानेंगे कि क्या क्या नई नई एक्साइटमेंट और इंटरेस्टिंग फैक्ट हमारे सामने आती है। तो पहली बात यह है कि जैसे मैंने बताया कि क्या किस चीज से पता चलता है कि हम हमारी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में पानी का अंश है या नहीं। तो सबसे पहले हमारी बॉडी हमें बताएगी कि प्यास लगी है, थर्स्ट। लेकिन जब तक हमको थर्स्ट का सेंसेशन होता है, तब तक आपके शरीर का 2% पानी कम हुआ रहता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग था, या बहुत आई ओपनिंग था। मतलब मुझको लगा कि बाप रे, हम सोचते हैं कि प्यास लगेगी जाके पानी पीऊंगी, या कभी कभार तो काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि प्यास को कंट्रोल करते कि थोड़ी देर में पी लूंगी। अब मुझको जब प्यास लगा है, ऑलरेडी मेरे शरीर का 2% पानी का लॉस हो चुका है, उसके ऊपर भी मैं 1-2 घंटे फिर से उसको एक्सटेंड कर रही हूँ, क्योंकि उठ के जाके पानी लेना मेरे लिए मुश्किल है। तो डोंट इग्नोर, अगर आपको प्यास का सेंसेशन होता है, तो आपको पानी जरूर से पीना है। उसके साथ में और क्या आपको चीजें पता चलती है? तो ड्राई माउथ होता है, सूखापन सा महसूस होता है मुंह में। ड्राई स्किन, स्किन का टेस्ट मैंने आपको बताया, जरूर से ट्राई करिएगा अभी के अभी। इरिटेशन सा होता रहता है, बहुत जोर जोर का साउंड है तो उससे तकलीफ सी होने लगती है। जो हाइड्रेटेड पर्सन है, उसमें शायद वो साउंड के वाइब्रेशन समा जाते हैं, क्योंकि बॉडी इज ऑन हाइड्रेटेड लेवल। तो वो चीजें, इरिटेबिलिटी आपको क्यों होती है, तो वो अगर होता है तो जान लीजिए। लाइट हेडेडनेस, चाहे खाना खाया हुआ हो आपने भरपेट, लेकिन पानी अगर नहीं पिया हो, तो भी आपको एक खाली खाली सा लगता है सिर में। और यूरिनेशन कम हो जाता है। तो यूरिनेशन के लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिनेशन
जरूर रहता है। अगर वो कम होता है तो समझ लीजिए कि ये सीवियर स्टेज है, जब आपको पानी की मात्रा बढ़ानी है। थकान होती रहती है। पानी का और थकान का क्या संबंध है? तो पानी में आप सभी को पता है, उसका फॉर्मूला H2O है, ऑक्सीजन रहता है, ऑक्सीजन की लेन-देन होती रहती है शरीर के हर एक सेल में, और उसके साथ ही इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटेशियम की लेन-देन होती रहती है, जो कि हमारे मसल्स को या हमारी चुस्ती-फुर्ती के लिए ज़रूरी रहता है। इसके साथ ही साथ सारे न्यूट्रिएंट का भी लेन-देन जो होता है पानी के ज़रिए होता रहता है। तो अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है, तो आप समझ लीजिए कि आपको थकान इस चीज़ की वज़ह से ज़्यादा हो रही है। तो एकदम से जाके मेरा हीमोग्लोबिन कम हो गया है या मेरे बाकी सारे न्यूट्रिएंट कम हो गया है कि नहीं, पहले ये एनालाइज़ कर लीजिए कि छोटी-सी चीज़ है पानी, मेरे पास में जो अवेलेबल है मैं वो पीना शुरू कर लूँ। तो उसी के साथ-साथ डार्क कलर्ड यूरिन, तो जभी भी वॉशरूम जाएँगे आपके यूरिन का कलर चेक करिएगा। एक जो भी लोग ऑफिस में हैं उनको एक यूरिन पैरामीटर का कलर का स्ट्रिप मिलता है कि अगर आपके यूरिन का शेड इस तरीके का है तो आपको पानी की कमी है, या फिर अगर डार्क है तो क्या है। तो वो एनालाइज करना, पानी पीना और फ्लश आउट कर देना, जितना ज्यादा टॉक्सिन्स को फ्लश आउट कर सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा यूरिन से ही आप कर सकते हो। तो पानी ज्यादा पिएगा। और पेल कलर्ड यूरिन, पेल येलो कलर्ड जो यूरिन रहता है वो नॉर्मल कलर रहता है, तो उस तरीके का लेना चाहिए। मसल क्रैम्प, मैंने जैसे आपको बताया कि इलेक्ट्रोलाइट का लेन-देन होता रहता है, तो पानी कम है तो इलेक्ट्रोलाइट मसल्स को नहीं पहुँचेंगे, वो अगर नहीं पहुँचेंगे तो क्रैम्प्स आपको आना शुरू हो जाएगा। तो मस्कुलर जो बॉडी है, जैसे कि हम हेल्दी वेट हेल्दी लिविंग प्रोग्राम की तरफ जा रहे हैं, तो हम प्रोटीन इंटेक करते हैं, हमारी लीन मसल मास बढ़ रहा है क्योंकि हम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं अलग अलग। जब लीन मसल मास बढ़ता है तो मसल की टेंडेंसी है कि वो उसको पानी ज्यादा चाहिए। जब उसमें पानी ज्यादा रहता है तो वो हेल्दी बना रहता है और आपकी मसल की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहती है, तो क्रैम्प नहीं आएगा अगर आप पानी ज्यादा पियोगे तो। हेडेक, जैसे मैंने पहले भी बताया कि लाइट हेडेडनेस रहेगा, हेडेक रहेगा, नाउशिएटिंग फीलिंग रहेगी, क्योंकि एक खाली-खालीपन सा है, HCl जो हमारा एसिड है स्टमक का वो ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, तो उसको भी कभी-कभार पैसिफाई करने के लिए आपको पानी लेना ज़रूरी रहता है, तो नाउशिएटेड फीलिंग कम हो जाएगी। एक सीवियर जो लास्ट आप देख पा रहे हो, स्वेटिंग, जब हम को पर्याप्त मात्रा में शरीर में पानी नहीं पहुँच पाता है, तो एक तरीके की बेचैनी शुरू हो जाती है, पर्स्पिरेशन, धीरे-धीरे स्वेटिंग होना शुरू हो जाता है, चक्कर सा फील होना शुरू हो जाता है, तो ये थोड़ा सीवियर स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन हम बता पाएँगे। बातों में मतलब बातें क्लियर नहीं आती है, स्पीच क्लियर नहीं रहता है, कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है काम के ऊपर, मेमोरी में कमी हो जाती है, नींद नहीं आती है ठीक तरीके से, फेंटिंग जो मैंने बताया कि कभी-कभार हो जाता है किसी लोगों को, और हम समझते हैं शायद उन्होंने खाना नहीं खाया होगा, लेकिन ये हो जाता है कि भागा-दौड़ी के ज़िंदगी में पानी भी नहीं पी पाते हैं हम, और उस टाइम पे हमें ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है, जो कि चक्कर आना या नाउशिएटेड फीलिंग। तो ये हो गया कि क्या सिग्नल्स है, अपने शरीर को एनालाइज करिए, अपने शरीर की बात सुनिए और समझिए कि पानी कम है या ज्यादा पानी पीने की जरूरत है। तो अब कैसे जानेंगे? अब ये आप सभी को अगर एक अंकों में अगर हम बताते हैं तो ज्यादा हमारा माइंड ज्यादा कैप्चर करता है उन चीजों को। तो अंकों में जानेंगे कि क्या पैरामीटर है। तो इनटेक का पैरामीटर है सजेस्टेड 2.5 लीटर, और एक आप देख रहे हो कि आउटपुट जो जा रहा है वो जा रहा है 2.5 लीटर्स। ओके, तो ये बैलेंस जो है आप देख पा रहे हो कि उसको बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब ले ले रहे हैं हम शरीर में खाने से, हमारे जो पेय पदार्थ है उससे, या जो भी शरीर में रासायनिक प्रक्रिया होती रहती है, जैसे डॉक्टर श्याम ने बताया बहुत सारी रासायनिक प्रक्रिया होती रहती है, उनसे भी कुछ पानी का अंश बनता है, अलग अलग केमिकल्स पानी के रूप में बनते रहते हैं और लिक्विड फॉर्म में बनते रहते हैं, और उन सबको मिला के शरीर का 2.5 लीटर का पानी का इंटेक होता है। अब देखेंगे तो कंपल्सरी यूरिन से लॉस हो रहा है, स्टूल से थोड़ा लॉस हो रहा है, और जो हम जान नहीं पा रहे या देख नहीं पा रहे हैं वो है हमारे रेस्पिरेशन से जो पानी इवेपोरेट होके भाप बन के निकल जाता है, या स्वेटिंग से जो निकल जाता है वो हम देख नहीं पाते हैं, या हमें वो रियलाइज नहीं हो पाता है कि वो भी है। तो आप देख सकते हो कि 2.5 लीटर तो कंपल्सरी हमारे शरीर से चीजों को बाहर निकालने के लिए चाहिए। अब अगर इतना ही पानी हम पिएँगे, कोई-कोई लोग तो 2 लीटर पे ही पानी उनका दिन का खत्म हो जाता है। तो
2 लीटर तो इसका मतलब आप फ्लश आउट भी नहीं कर पा रहे हो आपके टॉक्सिन्स को। तो 2.5 लीटर से ज़्यादा मतलब 3 लीटर, अगर आपका बीएमआई थोड़ा ज़्यादा है, वज़न ज़्यादा है या एक्सरसाइज़ आप ज़्यादा कर रहे हो तो शायद 3.5 लीटर तक भी अगर आपका पानी जाता है, तो एक्सक्रीशन के साथ-साथ, आउटपुट के साथ-साथ आपके शरीर के अंदर की जो लेन-देन हो रही है, सारे रसायनों की या नरिशमेंट की, उसके लिए जो ज़्यादा पानी चाहिए, एक्सेस 2.5 लीटर से ज़्यादा, वो लेना हमारे लिए ज़रूरी है। तो ये आपको अंक ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि 2.5 ये मैंडेटरी, कंपल्सरी बोलेंगे। इसके ऊपर जो आप लेते हो, वो आपके शरीर को नरिश करने वाला है। अब जैसे हमने जाना कि शरीर में पानी ही पानी भरा हुआ है, तो हमारा शरीर 80% पानी से भरा हुआ है, और अगर हम पानी पर्याप्त मात्रा में देते रहते हैं तो हमारे शरीर को और क्या फायदा होगा। पहली बात तो हमारा जो मस्तिष्क है उसमें भी 75% पानी ही है, मतलब पानी, एग्जैक्टली पानी जब मैं बोल रही हूँ तो ये लिक्विड फॉर्म में रहने वाले अलग अलग केमिकल्स की मैं बात कर रही हूँ। तो जैसे कि हार्मोन का रेगुलेशन होना है, न्यूरोट्रांसमीटर्स मतलब शरीर में जो भी कुछ होता रहता है उसका सिग्नल हमको ब्रेन से मिलता है। तो अगर ब्रेन से हमको सिग्नल सही तरीके से रिसीव करना है तो उसकी कनेक्टिविटी रखना बहुत जरूरी है। कनेक्टिविटी रखने के लिए आपके शरीर को हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। फिर जैसे जो ज़्यादा यूज़ होने वाले मॉइस्चर जिनको ज़रूरी है, वो जो सेंस ऑर्गन है हमारी, जैसे आँखें हो गई, मैं स्क्रीन का टाइम मेरा ज़्यादा है तो मेरी आँखों को लुब्रिकेशन रहना ज़रूरी रहता है, इसीलिए मुझे हाइड्रेशन रहा तो मेरी आँखें ड्राई नहीं होगी। नोज़ है, नोज़ के ही थ्रू मेरा रेस्पिरेशन चलता रहता है, ड्राई एयर है और पानी ना लूँ तो मेरा नोज़ और भी ज़्यादा ड्राई होके आई मे गेट दूसरे कोई भी मुझको इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। तो हाइड्रेशन रहा तो इन्फेक्शन वहीं के वहीं क्लोज हो जाएँगे। जो लाइनिंग रहती है नाक के अंदर की, माउथ, माउथ आप सभी को पता है, ज़रूरी नहीं है बताना। बॉडी टेम्परेचर का एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आप सभी ने पैंडेमिक के टाइम पे देखा है, जब सारे डॉक्टर्स बताते थे हाइड्रेटेड रहो, हाइड्रेटेड रहो। क्यों हाइड्रेटेड रहो? क्योंकि जो हमारे शरीर में इन्फेक्शन हुआ है, उसको अगर हमको वो जो हमारे शरीर फाइट कर रही है, उसका टेम्परेचर बढ़ा रही है, इन्फेक्शन के साथ फाइट करके उस टेम्परेचर को अगर हमको कम करना है, तो बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेशन रहेगा, तो ही पानी का अंश जो है शरीर के टेम्परेचर को बैलेंस कर पाएगा। कम कर पाएगा, ये बात नहीं है, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ न्यूट्रिएंट का एब्सॉर्प्शन होता है, जैसे मैंने बताया कि लेन-देन होती रहती है शरीर से। जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है, हार्ट है, लंग्स है, उनके बाजू में एक परत रहती है जो कि जिसमें भी एक लिक्विड अंश रहता है। तो वो जो द्रवीय तत्व रहते हैं उनको बढ़ाएँगे तो उन वाइटल ऑर्गन्स का प्रोटेक्शन होता रहेगा। बाद में कॉन्स्टिपेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम पानी पीते हैं तो मोशन क्लियर इमीडिएटली हो जाएगी और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टॉक्सिन्स निकल जाएँगे, वेस्ट प्रोडक्ट फ्लश आउट हो जाएँगे। मैंने पहले भी बताया कि हमारे पानी का जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो H2O है। तो O जो ऑक्सीजन है वो हमारे शरीर में सर्कुलेट होना है, उसका अभिसरण होते रहना है। खून में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा रहनी है, तो पानी जब हम ज़्यादा पीते हैं तब वो ज़्यादा रहेगा। हमारे जॉइंट्स को लुब्रिकेट करने के लिए और ओवरऑल हमारे छोटे से छोटे सेल्स को भी लेके जो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है, जो सेल, उसको तंदुरुस्त रखने के लिए पानी की ज़रूरी है। तो पहला जो पॉइंट है ब्रेन का, और लास्ट जो पॉइंट है सेल्स का, इनको हम थोड़ा डिटेल में जानने वाले हैं। तो जानते हैं कि क्या होता है शरीर में जब पानी की मात्रा कम होती है। तो जब पानी की मात्रा शरीर में कम होती है तो जैसे मैंने बताया कि ब्रेन ही है जो सिग्नल हमें देता है। तो ब्रेन सिग्नल देता है, जो मस्तिष्क का एक छोटा एरिया रहता है, हाइपोथैलेमस, उसको, उससे एक सिग्नल जनरेट होता है जो बताता है कि शरीर में या खून में पानी की मात्रा कम हो रही है, और जो घन तत्व रहते हैं जिसको सॉल्यूट्स हम बताएंगे, जो लिक्विड के बाद में जो सॉलिड मटेरियल्स जो रहते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए या बाकी कोई चीजें जो है ब्लड के अंदर की, तो वो ज्यादा मात्रा में हो रही है। तो ये जब ज्यादा मात्रा में हो जाती है और लिक्विड अंश कम हो जाता है, तो हाइपोथैलेमस, ब्रेन का हाइपोथैलेमस दो चीजें करता है। एक,
पहली चीज वो ये करता है कि शरीर को बताता है कि पानी की जरूरी है, और प्यास की जो सेंसेशन है उसको क्रिएट करता है, प्यास की फीलिंग को क्रिएट करता है। और दूसरी चीज ये होती है साथ ही साथ कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है हमारी, वो एक हार्मोन को रिलीज करती है जिसको एडीएच बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन का काम है कि जब शरीर में पानी की मात्रा कम है, तब वो पानी, हर एक सेल से पानी को रिटेन करके रखे और यूरिन की मात्रा को कम करे। 2 चीजें हो रही है, पानी को रिटेन करके रख रहे हैं बॉडी में, और इसीलिए यूरिन की मात्रा को कम कर रहे हैं, क्योंकि यूरिन की मात्रा अगर बढ़ा देगा तो पानी निकल जाएगा शरीर से, लेकिन शरीर में पानी का इंटेक कम है, इसीलिए एडीएच जो हार्मोन है वो क्या कर रहा है कि पानी को सेल्स में से रिटेन करके रख रहा है शरीर के अंदर। अब जब ये चीजें हो गई है, दोनों चीजें, तो आगे क्या होता है स्टेप कि जो प्यास का जो थर्स्ट का जो सेंसेशन निर्माण हुआ है, उसकी वजह से इंसान पानी पीना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन है वो किडनीज को बताता है कि पानी को बताता ही है, मतलब कंटिन्यू है वो प्रोसेस की। एडीएच बता रहा है कि रीएब्सॉर्ब करो, पानी को जमाए रखो शरीर के अंदर, बनाए रखो, छोड़ो मत। तो पानी आप पी रहे हो और पानी रिटेन भी हो रहा है, बाहर नहीं जा रहा है। तो इसके बाद में जो होम्योस्टेसिस होना है पानी का ब्लड के अंदर, वो बना रहता है कि फिर बॉडी हाइड्रेटेड हो जाती है एक लेवल पे आके, फिर ये हमारी एक साइकिल पूरी हो जाती है। अब इसी को कंटिन्यू अगर करते हैं कि पानी का लेवल बहुत अच्छा बना है अभी हमारे ब्लड में या हमारे शरीर में, तो आगे क्या होता है? अब जब पानी का कंसंट्रेशन अच्छा बना है, तो जो सोल्यूट है, जो घन तत्व है खून के अंदर के, वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है। जब वो डाइल्यूट होना शुरू हो जाता है, तो फिर से ब्रेन और मतलब हाइपोथैलेमस एक सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि अभी पानी की पर्याप्त मात्रा हो चुकी है, अब तुम एडीएच को कम कर दो। क्योंकि एडीएच क्या कर रहा है, यूरिन को बाहर नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि तब वो जरूरत थी। लेकिन अभी जब पानी पूरा भर चुका है, तो अभी हमें पानी की मात्रा की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए एडीएच कम हो जाता है, और किडनी जो है रीएब्सॉर्प्शन जो पानी का है वो कम करना शुरू हो जाती है, और फिर से हमारा होम्योस्टेसिस का साइकिल कंटिन्यू होता है। तो आपको बस इतना समझना है कि पानी की मात्रा पर्याप्त रहना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारे शरीर का सिग्नल अच्छा रहेगा। अभी छोटे ही समय में मैं आपको ये बताऊँगी कि ये आप देख रहे हो सेल है हमारे शरीर का, जो कोशिका हम बताते हैं। अब कोशिका जब पानी से भरी हुई है, तो अंदर से बाहर का अंदर से बाहर की तरफ का प्रेशर बहुत अच्छा है। लेकिन जब डिहाइड्रेशन हुआ है, तो सेल का जो शेप है वही चेंज हो गया है। अब ये क्या कर रहा है, ये ना तो बाहर से अंदर चीजों को ले पा रहा है, ना अंदर से बाहर न्यूट्रिएंट को दे पा रहा है। तो इस वजह से ये होता है कि हमारी जो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, इनकी लेन देन में रुकावट आ जाती है, और इसी के वजह से ये हो जाता है कि बाकी जो सिम्टम है हमने पहले स्लाइड में देखे हैं, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। अब एक बहुत ही सुंदर सा स्टडी है, हमारे स्लाइड लास्ट बट वन स्लाइड पे है, और थोड़ी ही देर में 2 मिनट में मेरा प्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग 2 स्टडीज़ है, क्लिनिकल स्टडीज़, जो लोगों के ऊपर, हेल्दी वॉलंटियर्स के ऊपर किया गया है, जिसमें उन्होंने पाया है कि 500 एमएल पानी तीनों तीनों टाइम के खाने के पहले जब लिया गया है, तो वो जो ग्रुप है उनमें जिनमें पानी दिया गया है, उनमें 2 दुगना वजन का घटना देखा गया है, एज कंपेयर टू दूसरा ग्रुप जिनमें पानी नहीं दिया गया है। बहुत ही सुंदर स्टडी है। अब हम लोगों को लगता है कि अच्छा, पानी का इतना भी इफेक्ट रहता है क्या? तो ये आई ओपनिंग स्टडी है, जो दिखा रहा है हमें कि हाँ, पानी का दुगना इफेक्ट है हमारे शरीर में वजन को घटाने के लिए। दूसरी चीज जो है कि पानी जो है, दूसरा एक स्टडी हुआ था जिसमें उन्होंने देखा है कि कैलोरी रेस्ट्रिक्टेड डाइट के साथ में जब पानी का इंटेक किया गया, तभी भी 44% वेट लॉस, वजन का घटना देखा गया है लोगों में। तो ये 2 स्टडीज है जो मैंने आपको बताया है। इसी स्टडी का एक्सटेंशन इस स्लाइड में दिखाया गया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि ना वेट के घटने के साथ साथ बीएमआई और फैट परसेंटेज भी देखा गया है कि कम हुआ है जब आप पानी पर्याप्त मात्रा में पीते हो। अब ये कैसे होता है? तो ये होता है कि ये फ्यूल है,
पानी जो है एक प्रकार का फ्यूल है हमारे शरीर के लिए। आप जब वर्कआउट करते हो तो आपको वर्कआउट के पहले पानी पर्याप्त मात्रा में पीना है। ड्यूरिंग द वर्कआउट आपको बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है, सिप्स पानी पीना है और वर्कआउट के बाद में भी पीना है। ये आपके शरीर को स्पीड अप करता है क्योंकि ये ऑक्सीजन दे रहा है, आपके शरीर को न्यूट्रिएंट दे रहा है, एक बूस्ट देता है आपके शरीर को और टमी को भरा सैटिस्फाइड का फीलिंग भरेपन का फीलिंग देता है। इसीलिए क्या है आपको एनर्जी बनी रहती है और वेस्ट को निकालने के लिए हेल्प करता है। तो ये है रीजन कि क्यों हाइड्रेशन हमारे वेट मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है। अभी सजेशन है आप सभी के लिए जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने दिया है कि कितना 8 से 12 ग्लास पानी बताया गया है, जिसमें कि एडल्ट मेन के लिए है 32 टू 48 ml पर केजी एंड एडल्ट वुमन के लिए है 27 टू 52 ml पर केजी पानी आपने पीना है। आपको ट्रैक रखना है पानी का। पानी ईट वाटर का मतलब ये है कि धीरे धीरे पानी पीना है, एकदम से पानी नहीं पीना है, सिप्स पीना है। और जो पानी से भरी हुई चीजें हैं जैसे फ्रूट्स है बहुत ही वाटरी, उनको लेना है ज्यादा से ज्यादा। वेजिटेबल्स है उनको लेना है। एक बॉटल हैंडी रखना है ताकि आपको पता रहे कि कितना आप पानी ले रहे हो। देन बाकी चीजें आपको पता है, ग्रीन जोन में जो लिखा है वो लेना है, येलो जोन में है जो आपको समझ के लेना है, रेड जोन में जो है वो आपको नहीं लेना है। तो इसी के साथ में मैं आपका आज का सत्र समाप्त कर रही हूँ। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के साथ में छोड़े जा रही हूँ, जो है कि आपका पानी का इंटेक का गोल आपको ट्रैक करना है और आपके न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के साथ शेयर करिएगा ताकि हमें पता चले कि हमने जो नॉलेज सेशन शेयर किया है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं। आप सभी को आपकी जर्नी के लिए, बची हुई जर्नी के लिए शुभकामनाएं और शुभ दिन आप सबको। ओवर टू यू कमल जी। थैंक यू डॉक्टर तृषा जी। देखिए बहुत ही बढ़िया इंफॉर्मेशन आज मिली है। आई एम श्योर आप सब लोगों ने लिख लिया होगा कि देखिए पानी तो पीना है, ये तो सबको पता चल गया। और एक बहुत ही अच्छा एक मैसेज भी बताया और एक ट्रिक भी बताया कि कैसे पता चलेगा कि मेरे बॉडी में, मेरे शरीर में पानी की कमी होने वाली है। तो आपको सिंपल क्या करना है, अपनी स्किन में यहाँ पे चेक करना है, चिमटा काटना है, राइट। तो अगर ज्यादा देर तक स्किन वहीं पे रहती है तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, बॉडी में, शरीर में पानी की कमी हो रही है। बट हाँ, अब मुझे पता है जैसे सेशन खत्म होगा हम सब लोग पकड़ पकड़ के, घर के सभी सदस्य को, फ्रेंड्स को पकड़ पकड़ के चिमटा काटने वाले, राइट। बट दूसरों को चिमटा काटने से पहले अपना पानी लेवल जरूर चेक कर लेना। पता चला मेरा ही वहां पे पानी नहीं है और मैं दूसरों को बता रहा हूँ पानी पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए। तो सबसे पहले मैं खुद चेक करूंगा। आपको पता है ना, फ्लाइट में जब भी हम जाते हैं, प्लेन में जब भी हम जाते हैं, तो एक बहुत ही अच्छी सूचना वहां पे बताई जाती है कि दूसरों की सहायता करने से पहले अपना ख्याल रखें। मतलब मास्क पहले खुद को पहनना है, फिर दूसरों की सहायता करनी है। तो पहले मेरा बॉडी में पानी की लेवल बरोबर है कि नहीं वो मुझे चेक करना है, फिर मैं दूसरों की सहायता करूंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पानी पीना है ये सबको पता है, लेकिन कब पीना है, कितना पीना है, पर्टिकुलरली मेरे शरीर की जरूरत कितनी है, एक दिन में मुझे कितना पानी पीना है, वो मुझे आज समझ में आ गया। तो अभी जो सेकंड लास्ट स्लाइड जो आपने देखा है उसमें कैलकुलेशन भी बताया गया था कि एवरेज वजन के हिसाब से मुझे कितना पानी पीना चाहिए। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि मेरी पर डे रिक्वायरमेंट कितनी है, मुझे हर रोज कितना पानी पीना है, वो मुझे खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा और उस हिसाब से मुझे पानी पीना पड़ेगा। एक और बात यहाँ पे बताई गई है, वो है एक साथ पानी नहीं पीना है, थोड़े थोड़े टाइम पे। अभी अभी यहाँ पे आज डॉक्टर तृषा ने बहुत ही अच्छे से बताया और सीधा 2 लीटर पानी पी लिया, ये नहीं करना है, राइट। उन्होंने बताया कि थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमने आई एम श्योर नोट डाउन किया ही होगा, उसको इम्प्लीमेंट आज से जरूर करना है, राइट। सो ये था हमारा बहुत ही बढ़िया आज का सेशन। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तृषा फॉर दिस वंडरफुल इन्फॉर्मेशन। इतनी बढ़िया जानकारी के लिए हम सबकी ओर से आपका बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे बढ़ते हैं। पानी तो पी लिया, बॉडी को एनर्जी से भरपूर रखना है। आई नो संडे की सुबह है, बट उसके लिए भी एक्सरसाइज नहीं भूलना है, एवरीडे कसरत जरूर करना है। तो हम सब लोग यहाँ पे जिनका वेट कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के साथ बच्चों स्टेज पे इनवाइट करना चाहता हूँ मिनल पाठक जी का, जो हमें यहाँ पे एक्सरसाइज कराएंगे। सो ओवर टू यू मिनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। तो आइए हम आज मैट पे ही स्ट्रेचेस करेंगे और मैट पे ही कुछ वर्कआउट करेंगे। तो आप मेरे साथ मैट पर आ जाइए। एक कुशन को रखिए। वो सभी लोग जिनको रीढ़ की हड्डी में पेन है और उनको ऐसा प्रेशर लगता है नीचे बैठने में,
तो प्लीज एक कुशन का यूज कीजिए। आप कुशन को अपने बेस पे रखेंगे, मतलब अपने हिप्स को थोड़ा सा सपोर्ट देते हुए कुशन के ऊपर बैठेंगे। आपका जो टेल बोन होता है वहां पर कुशन से सपोर्ट लेकर सीधा बैठ। आज हम कुछ स्ट्रेचेस करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम आपकी गर्दन से आपके शोल्डर्स। तो वो जितने भी मैसेजेस हैं कि आपके नेक में पेन चल रहा है और शोल्डर्स में पेन चल रहा है वो नहीं जा रहा है। तो आज का हम जो भी सेशन में मूवमेंट्स करेंगे वो सब आपकी जितने भी यहाँ सर्वाइकल से लेकर शोल्डर्स के जो भी मूवमेंट्स में आपको प्रॉब्लम होती है उसके लिए करेंगे। तो आइए सबसे पहले आपको एक बात बताती हूँ। जब भी आप नेक की मूवमेंट्स करते हैं ना, और बहुत सारे लोग बहुत जोर जोर से राउंड घुमाते हैं, प्लीज ऐसा मत कीजिए। कोई भी मूवमेंट, और टिपिकली आपके सर्वाइकल और स्पॉन्डिलाइटिस से रिलेटेड कोई भी मूवमेंट आप बहुत जल्दी जल्दी मोमेंटम के साथ बिल्कुल नहीं करेंगे। अभी भी जब हम साइड के स्ट्रेचेस करेंगे तो आइडिया ये रहेगा कि हम नेक से नहीं, आपकी जो जॉ लाइन है ना, इसके थ्रू स्ट्रेच करके साइड पे। ठीक है, सीधा बैठ जाइए। हमें 5-10 मिनट ऐसे बैठना पड़ेगा, तो अपने कंफर्टेबल रेंज में बैठिए। अगर आप वज्रासन में बैठना चाह रहे हैं तो आप वज्रासन में भी बैठ सकते हैं, नहीं तो सुखासन में आराम से बैठिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए, अपने स्टमक को बाहर तक खींच के लाइए, ऐसा कि जैसे एक बलून की अंदर हवा भरी है और ये बलून की तरह फूल जाए। अब वो बलून को पिचका दीजिए। पिचकाने के बाद ऐसे ऊपर की तरफ भी पुल कीजिए, जैसे अल्फाबेट जे होता है ना, ऐसे, और फिर रिलैक्स कीजिए। दोबारा से करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भरिए, कम से कम 4 से 5 काउंट की सांस भरिए। मतलब स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5। अब सांस छोड़िए, 1 2। Incoming voice call from Ruma Baudi on SIM SIM2. 2 3 4 5। चाहे तो आप एक हाथ अपने चेस्ट पे रखिए और एक हाथ अपने नाभि पे रखिए, और अब कीजिए लंबी गहरी सांस अंदर, और अब सांस को छोड़िए। लंबी गहरी सांस अंदर, और अब सांस को छोड़िए। लंबी गहरी सांस अंदर, और अब सांस को छोड़िए। तो एक सबसे बड़ा रीजन जो आपके यहाँ पर नेक की पेन का या शोल्डर्स पे स्ट्रेस का है, ये आपका जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना, वो भी आपके यहाँ पर बिल्डअप होता है। तो आप जितना ऐसा आपको लगता है ना, वो सभी लोग जिनको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, पूरी दुनिया का भार आपके कंधों पे है, और अगर आपने वो काम नहीं किया तो वो दुनिया कहीं रुक जाएगी। तो प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, किसी का भी भार आपके ऊपर नहीं है। लाइफ में थोड़ा रिलैक्स होके चलना सीखिए। आप ये सोचिए कि द मोमेंट आपको ऐसा फील होता है कि आपके कंधों में और यहाँ पर पेन होने लग गया है, तो अपने स्ट्रेस का लेवल चेक कीजिए और ये सिंपल डीप ब्रीदिंग करें। एक हाथ अपने चेस्ट पे लाएंगे, एक हाथ अपनी नाभि पे लाएंगे, और अपने आप से कनेक्ट करें। बहुत सिंपल है, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, लेकिन दिस विल टेक यू अवे फ्रॉम, आप जिस भी सिचुएशन में है ना उस वक्त, आपको ये उस सिचुएशन से अलग कर देगा और आपको एक डिफरेंट आउट ऑफ द बॉक्स वाली जो अप्रोच होती है ना, उसमें ले आएगा। आप जिस तरह से स्ट्रेस हो रहे होंगे उस कंडीशन में, उससे डिफरेंशिएट कर। सबसे पहला हम स्ट्रेच करेंगे, साइड से स्ट्रेच करेंगे। एक लंबी गहरी सांस भर के अपने हाथ को ऊपर लेकर जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए हम साइड से होल्ड करेंगे। ठीक है, आपके जो ये ईयर लोब्स होते हैं ना, यहाँ से लेकर पूरे ऊपर क्राउन चक्र तक बहुत सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं जो रिलीज होते हैं जब आप इनको प्रेस करते हैं।
तो धीरे धीरे इनको प्रेस करते हुए, रिलीज करते हुए क्राउन चक्र तक ऊपर तक आए। और फिर जब आप इस तरीके से 2-3 बार करेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि आपका जो ये जॉ लाइन के थ्रू नेक है ना, वो खुद ही स्ट्रेच हो जाएगा। इसलिए नहीं कि आप इसको जोर से दबा रहे हैं, इसलिए कि वो यहां से रिलीज हो जाए। तो आप पहले इसे रिलीज करेंगे और फिर इसको स्ट्रेच करें वहां तक जहां तक आप जा सकते हैं, बिल्कुल भी पुश नहीं करेंगे। तो मूवमेंट आपकी इस तरीके से, आपको ये पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये स्ट्रेच करना है। गर्दन को प्रेशर मत कीजिएगा, ये जो आपकी जॉ लाइन जा रही है, ऐसा फील कीजिए कि आप इस जॉ लाइन से स्ट्रेच कर रहे हैं। होल्ड कीजिए, बिल्कुल भी जल्दबाजी मत कीजिए, रिलीज कीजिए सभी मसल्स को और फिर वापस सेंटर पे आ जाए। लंबी गहरी सांस ऊपर, सांस छोड़ते हुए पहले साइड में सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को प्रेस करेंगे। देखिए कहां तक ले जा सकते हैं, क्राउन चक्र तक लेकर आएंगे। फिंगर टिप से प्रेस करेंगे, फिंगर टिप से क्राउन चक्र तक आएंगे और फिर धीरे से स्ट्रेच। ये बहुत ही रिलैक्सिंग होना चाहिए आपके लिए। ये जो शोल्डर है, अगर ऐसा करने पे आपको लगता है कि आपके शोल्डर्स भी ऊपर की तरफ उचक जाते हैं, तो अपना जो शोल्डर है उससे एक हाथ को अपने हिप्स के नीचे रखिए और फिर स्ट्रेच कीजिए। बिल्कुल रिलैक्स भाव में स्ट्रेच कीजिएगा। और फिर वापस सेंटर में ले। इस बार अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इस तरह से जोड़ लीजिए, अच्छे से डबटेल कीजिए और पीछे की तरफ ले जाइए। लंबी गहरी सांस भरेंगे। अब सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। आपके दोनों के दोनों जो हाथ हैं वो पीछे मैट पे रहेंगे। जब आप पीछे की तरफ स्ट्रेच करेंगे तो वो सभी लोग जिनको आंखों को बंद करके थोड़ा डिजीपन लगता है, ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं, तो आंखों को खोल के रखें। बाकी आप सभी लोग फिर से यहां से स्ट्रेच नहीं करेंगे, यहां से फील करेंगे स्ट्रेच को। अपने जॉ लाइन को रिलीज करेंगे पूरा का पूरा। ये जो आपकी पूरी टेम्पल्स हैं साइड पे, इनको रिलीज करेंगे, फोरहेड को रिलीज करेंगे। इस तरह से पीछे जाएंगे। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए पीछे। अपने शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे पीछे की तरफ, खींच के रखिए। गर्दन को ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए फिर से वापस। दोबारा से एक लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे जाएंगे। कोशिश करेंगे कि आप इस मूवमेंट में अपनी चेस्ट को भी खोल रहे हैं, शोल्डर्स को भी रोल बैक कर रहे हैं। और बहुत सभी लोगों को आज चेस्ट पे फील भी आ रहा होगा क्योंकि हमने कल इसका वर्कआउट किया था। तो बहुत अच्छा स्ट्रेच है। लंबी गहरी सांस के साथ स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ, जितना पीछे जा सकते। एक बार और करेंगे। लंबी गहरी सांस अंदर, सांस छोड़ते हुए पीछे। अगर कर सकते हैं तो अपना जो लोअर लिप है उसको ऊपर खींचिए। अपने लोअर लिप को ऊपर की तरफ खींचते हुए पूरा स्ट्रेच कीजिए। और वापस अपने दोनों हाथों से, जिस तरह से आपने बेस बनाया था, अपने नेक के ब्रिज पे रखिए। यहां पर लंबी गहरी सांस लेंगे, स्ट्रेच करते हुए खोलिए अपने आप को अच्छे से। आपके नेक पे प्रेशर नहीं चाहिए, पूरा सपोर्ट होगा यहाँ पर इस मूवमेंट में। और फिर सांस छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए और सांस छोड़ते हुए। जिस तरह से हमने ये बेस बनाया है इसको आगे की तरफ भी रखें, माथे के ऊपर। सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच करेंगे,
सांस को छोड़ते हुए रिलैक्स करेंगे, सांस भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए लंबी गहरी सांस भरेंगे। प्रोसेस वही रहेगा, आपके जो शोल्डर्स हैं ये अच्छे से रोल बैक होंगे जब आप सांस को भरेंगे। सांस को छोड़िए, रिलैक्स कीजिए, सांस भरते हुए और सांस को छोड़ते। एक हाथ को अपने साइड पे लेकर आएंगे कान के पास, सांस को भरते हुए पूरी हथेली को अपने फेस पे लेकर आएंगे और फिर सांस को छोड़ते। फिर से करेंगे, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते। दूसरी साइड पे करेंगे, पूरी हथेली, सांस भरते हुए छोड़ेंगे, सांस को भरते हुए फिर छोड़ेंगे। अपने दोनों हाथों को पुल करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन, फिंगर्स को ऐसे पकड़ के खींचिए। जब आप सांस को भरेंगे यहाँ की जितनी भी मसल्स है ना रिलैक्स हो जाएगी, जो आगे की तरफ खींची रहती है या पीछे की तरफ खींची रहती है, बस ऐसे खींच, बस रिलैक्स कीजिए सांस छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए। आप इसको उल्टी तरफ से भी खींचेंगे, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए और सांस को छोड़ते। हम सिंपल शोल्डर मोबिलिटी ड्रिल करेंगे। आप अपने दोनों हाथों को पूरा जहां तक गोल घुमा सकते हैं वहां तक गोल घुमाएंगे। तो ऐसे करके पूरा गोल घुमाइए, और ऐसे ही पीछे से आगे को लेकर आए। अभी ये मूवमेंट हमने बिना किसी प्रॉप के की है। मैं आपको ये मूवमेंट एक दुपट्टा या एक बैंड या किसी के साथ करके दिखाती हूँ। जरूरी नहीं है कि आज आपका पूरा हाथ इस तरह से घूम जाएगा, बट कोशिश कर सकते हैं। आप इसी तरह से करते रहिए, 3 बार आगे 3 तरह पीछे। बैंड को पकड़ेंगे या दुपट्टे को पकड़ेंगे, इस तरह से पूरा पीछे नीचे और फिर आगे। अपनी एल्बोस को बेंड नहीं करेंगे। आप सोचिए ये जो आपका एक जॉइंट है, आप इसको पूरा गोल घुमा रहे हैं 360 डिग्री, आगे से भी पीछे से भी। सिंपल रिलैक्स करते हुए पूरा जॉइंट पीछे जाएगा, फिर पूरा जॉइंट आगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे और फिर आगे। इसको ऊपर और नीचे पकड़ेंगे, किसी भी तरह पकड़ लीजिए, ज्यादा डिस्टेंस कम डिस्टेंस जैसा आपको कंफर्टेबल। आपको अपने शोल्डर्स के जो जॉइंट्स है इनको ऊपर नीचे पुल करना है। कुछ भी स्ट्रेच नहीं होगा, बट मूवमेंट ऊपर नीचे जब आप करेंगे तो ये आपको अपने चेस्ट को खोल के रखना है। हाँ? एक मसल नहीं, पूरा फ्रंट आपने इसको खोल लिया ऐसे ऊपर नीचे। आप इसको खींचिए, ऊपर ले गए, इसको खींचिए फिर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस तरह दूसरे और नीचे आएंगे और फिर पूरा स्ट्रेच करते हैं, पीछे पीछे आएंगे, स्ट्रेच करते हुए, पीछे आएंगे, स्ट्रेच करते हुए, ऊपर
खींच के नीचे लाएंगे, स्ट्रेच करते हुए अच्छे से। वापस मैट पे आ जाइए और आपकी जो हाथ की हथेलियां हैं ये आपके शोल्डर्स के नीचे रहेगी और आपके जो घुटने हैं वो आपके हिप्स के नीचे बनेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने हाथ को अंदर लेकर जाएंगे और एक कंधे को नीचे रखते हुए दूसरे कंधे से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। सिंपल थ्रेड एंड निडल पोज है बट बहुत रिलैक्सिंग है आपकी पूरी अपर बॉडी के लिए। होल्ड कीजिए यहाँ पे। फिर से एक लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर। दूसरी साइड जाएंगे, लंबी गहरी सांस अंदर खींचते हुए अंदर जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए ऊपर की तरफ स्ट्रेच और ऊपर। और फिर वापस पपी पोज करेंगे जिसमें हम अपनी पूरी चेस्ट को मैट पे लेकर आएंगे और शोल्डर्स को पूरा मैट पे बिछा देंगे खोल के। देखिए कहां तक कर सकते हैं, जहां तक कर सकते हैं सिर्फ वहीं तक जाएंगे। लंबी गहरी सांस के साथ हाथों को आगे की तरफ लेकर जाएंगे, सांस को छोड़ते हुए पूरी चेस्ट खोल लिया, चिन को मैट पे लेकर आएंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पर। धीरे से पूरा मैट पे चले जाएंगे। भुजंगासन, हाथों को शोल्डर अपने चेस्ट के साथ रखेंगे, शोल्डर्स को पीछे की तरफ पूरा रोल बैक करके रखेंगे, लंबी गहरी सांस के साथ ऊपर पीछे की तरफ। और फिर वापस। अब जो हम करने वाले हैं वो है स्कॉर्पियन टैप। तो सिर्फ आपकी अपर बॉडी के लिए नहीं, ये लोअर बॉडी के लिए भी बहुत अच्छा स्ट्रेच है। लेकिन जहां तक जा सकते हैं अभी आज वहां तक ही जाएंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बॉडी इस मूवमेंट के लिए खुल जाती है और रिलैक्स हो जाती है। तो अपने दोनों हाथों को इस तरह से चेस्ट पे खोल गए। आप ऑपोजिट साइड में स्ट्रेच करते हुए जाएंगे, मतलब आप अपने एक हाथ के साथ दूसरी जगह स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। जैसे अगर मेरा ये वाला हाथ है तो मैं इससे स्ट्रेच करते हुए पीछे की तरफ खोलूंगी अपने आप। जब मैं पीछे की तरफ खोलूंगी तो अपने कोर को भी एंगेज करके जाऊंगी और अपने लेग को, अगर पॉसिबल है तो पहले आप लेग की मूवमेंट देखिए इस तरह से। अगर कर पा रहे हैं तो साथ में हाथों को पूरा पीछे की तरफ खोलिए, लंबी गहरी सांस स्ट्रेच करते हुए पूरा पीछे। वापस दूसरी साइड पे लंबी गहरी सांस और पूरा पीछे। पहले लेग को पूरा स्ट्रेच कीजिए, यहाँ से आपके क्वाड से ग्लूट से टाइट करते हुए, नेवल को एंगेज करते हुए पीछे की तरफ। फिर वापस हम तीन तरह के अल्फाबेट्स बनाएंगे। तीन
W and I। अपने हाथों से बनाएंगे, शोल्डर ब्लेड्स को एंगेज करके रखेंगे, स्क्वीज करते हुए ऊपर आएंगे। बिल्कुल कोशिश मत कीजिएगा बहुत ऊपर आने की, जो कंफर्टेबल रेंज होगी उसी रेंज में ऊपर आए। सो सबसे पहले टी करेंगे, मतलब आपकी पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में है, अपने हाथों को साइड में रख के टी फॉर्मेट में उठाएंगे, पंजों को ऊपर नहीं उठाएंगे, पंजे नीचे लगे रहेंगे। अगेन पूरी नाभि से स्क्वीज करके रखेंगे अपनी मूवमेंट, टी की तरह हाथों को खोलेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे ऊपर की तरफ, होल्ड करेंगे 1 2, सांस लेते रहेंगे होल्ड करते हुए, लंबी गहरी सांस लेंगे 3 4 5 6 7 8 9 and 10। टी के बाद आए, मतलब एक लंबी लाइन बना लीजिए अपनी पूरी बॉडी की, दोनों हाथों को आगे लाएं, स्ट्रेच करेंगे, एक सांस भरेंगे, ऊपर की तरफ दोनों हाथों को खींचेंगे। अगर किसी को बहुत ज्यादा ही इस मूवमेंट में स्ट्रेच आ रहा होगा तो मैट पे बैठे बैठे ऐसे खींचिए अपने हाथों, ऊपर नहीं उठा पा रहे हैं, अगर अभी भी पेन है, ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, तो तीनों मूव्स को खोलिए। मैट से ऊपर नहीं भी आ सकते हैं तो जहां जा सकते हैं वहां खोलिए, मतलब अगर अभी आप टी में ऐसे ऊपर नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, ऐसे खींचिए अपने आप को, ऐसा फील कीजिए कि आपकी आधी बॉडी आगे की तरफ और आधी पीछे की तरफ खींच रही। लंबी गहरी सांस भरिए, ऊपर यहां से उठाइए, नाभि से, पांव को ऊपर नहीं उठाएंगे, नीचे रखिए, नाभि से ऊपर उठेगी, चेस्ट उठाती रखिए अपनी, 1 2 3 4 5 6, सिंपल लग रहा है देखने में, बहुत मुश्किल है, 7 8 9 and 10। रिलैक्स कीजिए एक बार फिर से, लंबी गहरी सांस भरिए, नेक्स्ट आप इजिली कर लेंगे जब हाथों को साइड में रखेंगे, जिस तरह से हम भुजंग करते हैं, लेकिन आपके हाथ मैट पे नहीं छुएंगे, आप ऊपर रख के कितना स्क्वीज कर सकते हैं वो करिए। लंबी गहरी सांस भरिए, उठाते हुए पीछे की तरफ स्क्वीज करेंगे, 1 2 3। अब मूवमेंट कर सकते हैं क्या, आगे पीछे, सांस भरते हुए आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए आगे आ जाएंगे, सांस छोड़ते हुए। बिल्कुल भी फास्ट नहीं करेंगे इस मूव को, धीरे धीरे अपने सभी मसल्स की एंगेजमेंट बनाते हुए, वो माइंड एंड मसल का कनेक्शन, इस टाइम पे आप पूरे चेस्ट के, इनफैक्ट लैट्स एंड बैक के मसल्स को भी स्क्वीज कर रहे हैं, ये सब कनेक्टेड ही है। ऐसा नहीं है कि अपर बैक अलग है, शोल्डर्स अलग है और चेस्ट अलग है। जब आप कोई भी मूवमेंट करते हैं तो आप इन तीनों के तीनों मसल ग्रुप्स को एंगेज करते हैं, तो अपनी पूरी अटेंशन यहाँ लेकर आए, वापस आ जाइए, रिलैक्स कीजिए, अपने दोनों हथेलियों को नीचे की तरफ रख के अपने फोरहेड को वहां पर रिलैक्स कीजिए। अपने दोनों हाथों को अपनी रीढ़ की हड्डी, लोअर लंबर स्पाइन पे, हाँ? कोशिश कीजिए रख सकते हैं तो दोनों हाथों को, लंबा गहरा सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और होल्ड करेंगे। देखिए कितने सेकंड्स के लिए कर सकते हैं, सांस को रोक के नहीं रखना, सांस भरनी, खींच के, रोके, फिर खींचिए, 1 2 3 4, खींच के रखिए अपने शोल्डर्स को, रोल बैक करके, 5 6, सांस भरिए, सांस छोड़िए, 7 8 9 and 10। फिर से 2 सेकंड के लिए सांस भरिए, छोड़िए, रिलैक्स कीजिए,
There is a concept of a box breathing. बॉक्स ब्रीदिंग जिस तरह से हम प्राणायाम करते हैं, बॉक्स ब्रीदिंग एक टेक्निक होती है आपकी पैरासिम्पैथिक ब्रीदिंग के लिए, बहुत रिलैक्सिंग होती है। एवरी टाइम यू फील कि आपके शोल्डर्स पे, नेक पे बहुत प्रेशर आ रहा है और एकदम स्ट्रेस आ रहा है, सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अपने माइंड को रिलीज करिएगा। और माइंड को रिलीज करने के लिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा यूनिवर्स है ये चल रहा है अपने बलबूते पे, आप इस यूनिवर्स को नहीं चला रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत भार आ रहा है, रिलैक्स कर दीजिए, रिलीज कर दीजिए। बिल्कुल आपको पता है जिस दिन आप इस पूरी दुनिया का जो एक इतना बड़ा ड्रामा इससे जाएंगे, आप एक सेकंड में अपने आप को जो बहुत बड़ा आदमी मान रहे हैं, आप बॉडी बन जाएंगे। लोग आपको नाम से भी नहीं बुलाते, मतलब हॉस्पिटल में छोड़ के जाएंगे आपको कि ये बॉडी अभी घर आ जाए, इतना 5 मिनट में ऐसा हो जाता। तो प्लीज लाइफ में रिलैक्स रहना सीखिए, हंस के खेल के मस्ती से ये जो आपके आसपास एक लाइफ चल रही है ना, इसको खेलना सीखिए। ये एक शो है, बेस्ट कीजिए अपना। आप जैसे एक मूवी देखते हैं ना, उस तरह से ये आपकी लाइफ की एक मूवी है। अपना बेस्ट शॉट दीजिए, मेहनत कीजिए, दिल खोल के मेहनत कीजिए, लेकिन मस्ती के साथ, है ना। ऐसे नहीं कि आपको स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हैवी लग रहा है, ऐसे नहीं। ऐसे कि अरे आज तो मैंने छक्का मारा, मजा आ गया, ओहो आज मैं रन आउट भी हो गया। ठीक है ना, सब चलेगा ना, ये ऊपर नीचे चलेगा तभी मजा आएगा, नहीं तो हर दिन ही छक्का मार के आओगे तो आपको ऐसा लगेगा बिग डील यार, ये तो मैं हर दिन करता। सो यू नो यू विल हैव दोज लोज एंड हाइज, तो ये आपको बनाए रखेंगे। आपका ये इंटरेस्ट जो है ना लाइफ में, ये भी तो बहुत जरूरी है, नहीं तो ये इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। तो प्लीज थोड़ा सा रिलैक्स रहकर हंसना खेलना भी सीखिए। वो सब आपकी जितनी भी आप एक्टिविटीज करते हैं ना, उसमें आप और पैशनेट हो जाएंगे जब आप उनको डिटैच रहकर मस्ती से करना सीखें। 6 6 4 2, 6 काउंट्स के लिए इनहेल करेंगे, 6 काउंट्स के लिए होल्ड करेंगे, 4 काउंट्स के लिए एक्सहेल करेंगे, 4 काउंट्स के लिए एक्सहेल करेंगे, 2 काउंट्स के लिए रिलैक्स करेंगे। फिर से 6 करें। 6 काउंट्स के लिए इनहेल कीजिए, होल्ड रखिए 6 के लिए, एक्सहेल कीजिए 4 काउंट्स के लिए, होठों से, मुंह से एक्सहेल करें। 2 काउंट्स के लिए शांत रहिए। फिर से 6 काउंट्स के लिए इनहेल कीजिए, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, रिलैक्स।
ध्यान मुद्रा में 2 मिनट के लिए बैठेंगे, सिर्फ अपने आप को रिलैक्स करना। Slowly rub your palms. Over to your eyes. और आज का एक हैक मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको ऐसा लगे कि कोई चीज एकदम से आपको किसने कुछ कहा और आपको एकदम ऐसे लगा और आप रिप्लाई नहीं कर पाए, मैंने आपको रिस्पॉन्ड करने से मना किया है, मैंने आपको बोला है कि एकदम से ऐसे पैनिक में अटैक मत कीजिए, आराम से, डू नॉट रिएक्ट लाइक दैट। तो आप क्या करेंगे, उस एनर्जी को अपने शोल्डर से हटा देंगे। कैसे? बस ऐसे हाथ पकड़िए, इधर से ऐसे हटा दीजिए। बिल्कुल वो एनर्जी आपके लिए नहीं थी। So you say this to yourself that I'm releasing all the negativity that's coming my way. You're not taking it, you're not accepting it. और जो एनर्जी आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे वो आपके पास आएगी नहीं। ओके उस चीज को बहुत ज्यादा फील करके अपने हार्ट चक्र पे, अपने थ्रोट चक्र पे, अपने अज्र चक्र पे नहीं लेकर आए। जस्ट पुल इट अवे। Not my game. I'm not playing it. Thank you so much. I'll see you all tomorrow. Take care. बहुत ही बेहतरीन आज का जो सेशन हम सभी ने देखा। आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग व्हाट टू ईट, व्हेन टू ईट एंड हाउ टू ईट की श्रृंखला में बहुत सारी चीज़ों को लगातार सीख रहे हैं। और आज का सेशन तो माने ऑसम, बहुत ही बेहतरीन था, लाजवाब था। और साथ में जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं मीनल पाठक जी को भी हम लोग सभी थैंक्स दे सकते हैं, जो इतनी कमाल की बारीकियों से हमें छोटी छोटी चीज़ों को एक्सरसाइज सिखा रही हैं। और एक्सरसाइज करने के बाद जो है आज सुबह हम लोग एक पौष्टिकता से भरपूर एक रेसिपी आइए मिलकर देखते हैं। कमाल की एक रेसिपी के बारे में आज हमने जाना और देखा कि किस तरह से लेमन और योगर्ट और गुड़ के मिश्रण से, प्रोटीन और फाइबर के मिश्रण से एक बहुत ही चंद मिनटों में बनने वाला एक ड्रिंक के बारे में हमने देखा, जो पौष्टिक गुणों से यानी बहुत सारे न्यूट्रिएंट से भरपूर है। और आज के दिन हमने नॉलेज सेशन के माध्यम से नॉलेज लिया और एक्सरसाइज के माध्यम से एक्सरसाइज जाना सीखा और साथ में किया और एक बेहतरीन ड्रिंक के बारे में जानकारी ली। तो आज के लिए सिर्फ इतना, विदाई लेता हूँ। हैव ए नाइस डे।